और राजीव सानप के एरिया में फैल जा। एक एक से पूछताछ करो, कुरे दो। ठीक है मैडम, समझ लो। अरे कमाल है, इस सब के बीच में ये मसला कहां से उठाया आप लोगों ने? तुम्हारे सगे छोटे भाई निखिल सानप का मर्डर हुआ है, वो भी एक सोची समझी साजिश के तहत। मसला तो उठेगा, बस हमें हमारे सवालों के जवाब चाहिए। हे बघा, आमचे बाबा गरम दिमाग वाले, म्हणजे अभी उतना नहीं, पर पहले एकदम परशुराम वाला गुस्सा था। तो एक बार ऐसे ही गुस्से का दौरा गिरा और उन्होंने ले लिया वो फैसला। तुम्हारे घर से हमारा थाना 20 मिनट की दूरी पर है और आज कोई विसर्जन भी नहीं। तुरंत हमारे थाने पहुंचो। हो, अगर ये उस राहुल केंद्र की ही चुगली है, उसने पुलिस के दिमाग में जहर भर दिया होगा। तुम दोनों ये गंगा जमुना बहाना बंद कर दो। मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये उन लोगों की चाल है मुझे फंसाने की। वो पुलिस वाली मैडम बोल रही थी कि जिस एरिया में निखिल दादा का कत्ल हुआ उस शाम आप वहीं थे। वहां पर आधी भिवंडी थी विसर्जन में डांस करती हुई, तो वो सारे लोग शामिल थे क्या इस मर्डर में? तो हेमांगी ने ऐसा क्यों बोला कि निखिल ने तेरा नाम लिया था? हे बगाई, एक तो हेमांगी वहीनी ऐसा बोल रही है कि निखिल ने ऐसा बोला वैसा बोला, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि हेमांगी वहीनी ये सब खुद से बोल रही है, वो भी राजू भाऊ के कहने पर। इन लोगों की ना मुझे फंसाने की चाल है ये सब। हे बगा, जो है वो सच सच बोल देना। अगर मैं और कुछ क्यों बोलूंगा? आई, मैं चलता हूँ। सांभाळून जा। हो। वहां तो चाय दे, और एक यहाँ चाय लगा। निखिल ने क्या कहा, उसने कितनी उंगलियां दिखाई, ये मुझे कैसे पता होगा? सर मैं तो वहां पर था भी नहीं, मैं अपने घर पर था। तुम अपने बाबा के साथ उनके घर में क्यों नहीं रहते? मुद्दे पर सीधे आइए ना। मुझे मेरे बाबा के जमीन जायदाद का एक तिनका क्यों नहीं मिला, यही सवाल करना है ना आपको। हमारा असली सवाल ये है राजीव सानप कि निखिल को किसने मारा और क्यों। सारे सवाल इसी एक जवाब की तलाश में। तुम्हें सानप परिवार के ना घर में जगह मिली और ना ही पुश्तैनी जायदाद दी, क्यों? वो जो निखिल भैया की पत्नी है ना, वो बहुत आया करती थी दुकान पे। क्या कोई और भी थी जो यहाँ पे आती थी? वो सब तो हमको नहीं मालूम। तुझे नहीं पता तो किसे पता है? अगर किसी को पता होगा तो वो है प्रवीण। काहे कि राहुल सेठ के अलावा प्रवीण ही गले पे बैठता था। राजू के बारे में सवाल क्यों पूछ रही है? उसका हाथ है क्या इसमें? क्या उसका हाथ हो सकता है शांताराम जी? वैसे आपने अपनी जायदाद में से उसे कुछ भी नहीं दिया, ना गांव में ना यहाँ, और निखिल को सब कुछ मिला। राजू भाऊ है ना, वो शांताराम जी के बड़े बेटे, मजबूत पीता था, एकदम शराबी। हमारा वॉचमैन है ना, वो बोल रहा था कि हर रात को उसको गेट से फ्लैट तक कंधा देना पड़ता। तो तुम्हारे बाबा की दुश्मनी शराब से थी। उन्हें डर था कि तुम पूरी जायदाद को शराब की बोतल में उतार दोगे। हो, पर शराब का नशा तो छुड़ाया भी जा सकता था। प्रॉपर्टी तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चों के नाम पर की जा सकती थी। हाँ, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। तुम लड़े नहीं निखिल से? लड़ा ना, निखिल से, आई से, बाबा से, पर सर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। वो हमारे सुनता कहाँ था, शराब उसे पी गई थी। मेरा बेटा निखिल उम्र में उससे छोटा था, लेकिन कितने मेहनत से उसने अपना बिजनेस शुरू किया था। निखिल ने सिर्फ बिजनेस आगे नहीं बढ़ाया था, बल्कि हम बूढ़े माँ बाप और इस घर को संभाला था। राजू वो खुद को नहीं संभाल पाता था। आई, तुझे लगता है बाबा जो कर रहे हैं वो ठीक है? और तू जो अपनी जिंदगी के साथ कर रहा है ये बरोबर है? मत चांस दो मुझे। क्यों बाबा, सेकंड चांस द्या मला। मैं निराश नहीं करूंगा किसी को, आई शपथ। चांस स्कूल के बच्चों को दिया जाता है और तेरा खुद का बच्चा 11वीं में पढ़ रहा है। 11 साल से तू सुधरने की बात कर रहा है। ना तू सुधरेगा ना तू शराब छोड़ेगा। वो आई, शराब छोड़ दूंगा मैं, संभालूंगा मैं अपने आप को। तेरे से खुद की नौकरी संभलती नहीं है, तेरा घर हम संभालते हैं। तेरे घर का EMI निखिल भरता है। पता है मुझे, हर बार बताने की जरूरत नहीं है, और मैं उसका हिसाब चुकता कर दूंगा अपने हिस्से से। मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मेरा भी हक है उस जमीन पर। बस बगैर जिम्मेदारी निभाए हक की बात करता है। ये कोई पुश्तैनी जमीन नहीं है, मैंने खड़ी की है और मेरी मर्जी उसको दूंगा
किसी को भी। दे दो अपने लाडले को। निखिल निखिल निखिल, उसी से प्यार किया ना आई जिंदगी भर। मैं तो कुछ भी नहीं। अरे आमच्यासाठी तुम दोनों बराबर हो. हे वृंदा, तुझ्यासाठी असतील दोन्ही बराबर, मेरे लिए नहीं. बघ बघ, निखिल के रगों में हमारा खून तोड़ रहा है और इसके रगों में शराब। एक जिम्मेदारी निभाता है और दूसरा जिम्मेदारी डुबाता है। निखिल निखिल निखिल, पक गया था मैं उसके नाम का और उसकी अच्छाइयों का भजन सुन सुनकर, लेकिन वो मेरे साथ अच्छा नहीं था। उसने भी मेरे साथ नाइंसाफी की। दादा, मैंने बाबा को थोड़ी ना बोला ये फैसला करने के लिए. पर तू फैसला बदलने के लिए तो बोल सकता है ना। क्या है, ज्यादती हो रही है मेरे साथ? सबसे ज्यादा ज्यादती आप खुद कर रहे हैं अपने साथ. ए, तू ये लेक्चर मत दे, हाँ? कर लगा, मुद्दे पे आ। तू बाबा के साथ मेरे लिए बात करने वाला है कि नहीं? मैंने आज तक बाबा से उनकी जायदाद के बारे में कोई बात नहीं की है. हाँ, उन्होंने मुझे अपने साथ रहने को कहा तो मैं रह रहा हूँ, लेकिन मैंने अपना पूरा बिजनेस अपने बलबूते पर खड़ा किया है. तू बाबा के साथ मेरे लिए बात करेगा कि नहीं, ये बता। उनकी जमीन है, उनका हक है, जिसको चाहे देंगे. मतलब तू मेरे लिए बात नहीं करेगा? बाबा मुझसे कह रहे हैं आपसे बात करने के लिए. प्रतिभा वैनी रोज फोन करके आई के सामने रोती है आपकी शराब की लत को लेकर. अरे प्रतीक का तो सोचिए दादा, बच्चा है लेकिन सब देख रहा है, समझ रहा है. उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, आपने कभी सोचा है? वाह 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 वाह, तू संत के रूप में सांप है। मेरा साइड लेने के बजाय तू चुपचाप उनकी नजरों में मुझे बुरा बनाते जा रहा है, ताकि बाबा अपना फैसला कभी नहीं बदले। आप बदल जाइए, शायद फैसला भी बदल जाए. मैं बदल गया, मैंने दारू छोड़ दी। 2 साल हो गए, एक बूंद नहीं। लेकिन तुम्हारे बाबा का फैसला नहीं बदला, रत्ती भर भी नहीं। निखिल को मैंने मरवाया, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? गुस्से के मारे, जलन के कारण? कोई और कारण है? सर, होने को बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर सिर्फ एक कारण की वजह से आपके सारे कारण झूठे साबित होंगे। और वो ये है कि निखिल मेरा छोटा भाई था। हमारे बीच में जो गुस्सा था, जितनी जलन थी, उस सबको मिलाकर जितना बनता है ना सर, उससे दुगना प्यार था। तुम लोगों के इस प्यार के बारे में ना तो किसी ने हमसे कुछ कहा और ना ही हमने सुना। सर, हेमांगी ने कहा कि निखिल ने राहुल बोला और 3 उंगलियों से इशारा किया। वो भी किसी ने देखा नहीं, ना सुना, आपने मान लिया। उसने राहुल यादव का नाम लिया, ये हमने माना नहीं, सुना। तुमने राहुल केंद्रे का नाम लिया, ये भी हमने माना नहीं, सुना। सर, राहुल केंद्रे का नाम लेने के पीछे मेरे पास ठोस कारण था। वो वहां काम करता था और अचानक वहां से चला गया। राजीव, अब तो तुमने शराब भी छोड़ दी, तो निखिल के रास्ते से हट जाने से तुम्हारे बाबा का फैसला तुम्हारी तरफ होने का तगड़ा चांस है। ये जो मनगढ़ंत कहानी बुन रहे हैं ना मुझे फंसाने के लिए, वो पूरी तरह से फालतू है सर। आपको मैं गारंटी देता हूं, मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, पर इतना जरूर होगा कि जिसने भी ये साजिश की है ना, वो पक्का आपके हाथ से निकल जाएगा सर। नाम तो बताओ, कौन है वो? राजू? निखिल ने राहुल की जगह राजू तो नहीं कहा था? मैडम, हमने पहले ही कहा था कि हमने ठीक से कुछ देखा ही नहीं था। निखिल खून से लथपथ घर में आया और उसे इस हालत में देख के हम चौंक से गए थे। अब उसने क्या कहा, क्या इशारा किया, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया था ना। आपको किसने कहा कि उसने राजू कहा? मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी वृंदा जी। सर, ये हेमांगी सानप राजीव सानप के छोटे भाई की पत्नी है। दोनों एक ही परिवार के हैं और दोनों के बीच रेगुलर से ही कॉल्स हुए हैं। इनके बाकी के फोन कॉल्स कुछ मिला उसमें? बाकी दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में कान खड़े कर देने वाली कोई बात दिख नहीं रही है। सारे कॉल्स काम से ही रिलेटेड है। सर, खबरी फील्ड पर हैं, पर उन 3 लोगों के बारे में कोई डिटेल्स नहीं मिली हैं जो उस दोपहर को निखिल से मिले थे। हेमांगी, उस रात निखिल ने राहुल कहा था कि राजू। आई, ये सब आपसे किसने कहा? बोला ना। मुझे एक बात खाए जा रही है। क्या? निखिल भाऊ इतनी बुरी तरह से घायल हुए थे, बहुत खून बह गया था, वो बेहोश भी हो गए थे, पर हेमांगी वो बैग और लैपटॉप के पीछे भागी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
ये हेमांगी जी, शक कई लोगों पर है हमें। लिस्ट बहुत लंबी है हमारी। और इस लिस्ट में सबसे टॉप पे मेरा नाम है ना? ठीक है, मैं कबूल करती हूं कि मैंने आप लोगों से झूठ पे झूठ बोला। निखिल ने राहुल का नहीं, राजू का नाम लिया था, जो भाऊजी के घर का नाम है। राहुल यादव का नाम मैंने आप लोगों को गुमराह करने के लिए लिया था। और निखिल के मर्डर में मेरा हाथ है, इसलिए मैं उसको मरता छोड़कर बैग और लैपटॉप लेने के लिए निकल गई थी। खुश? मिल गया सच आपको? अब बताइए क्या करना है। पहले आप बताइए कि इसमें ड्रामा कितना है और हकीकत कितनी है। सर, हकीकत यह है कि मैं अपने पति की सिर्फ पत्नी ही नहीं, बिजनेस पार्टनर भी थी। हर एक क्लाइंट, हर एक ट्रांजैक्शन की मुझे भी उतनी ही खबर रहती थी जितनी कि निखिल को। सिर्फ इसलिए मैं चली गई थी क्योंकि गुम हुए पैसे हमारे नहीं, क्लाइंट्स के थे। उनकी जान बसी होती उन पैसों में। आपके पति की जान जानी थी हेमांगी जी। मैं कैसे आपको समझाऊं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जान चली जाएगी। हाँ, मुझे मालूम था कि चोट गहरी है, पर मुझे लगा बाबा और भाऊजी हॉस्पिटल मैनेज कर लेंगे। लेकिन उस दिन, उस वक्त वो पैसे नहीं मिलते, वो बैग और लैपटॉप नहीं मिलता, तो अगले दिन टेंशन डबल हो जाती। सिर्फ इसलिए मैं तुरंत निकल गई। ये बात हजम नहीं हो रही। तो हाजमे की गोली खा लीजिए सर, और मेरे सामने सबूत रखिए कि मैं अपने पति का मर्डर क्यों करवाना चाहूंगी। मेरे पति, जो मेरे आखिरी दम तक मेरे पति रहेंगे। रही बात राहुल की, मुझे नहीं मालूम निखिल ने राहुल का नाम क्यों लिया, पर अस्पताल में जब आपने मुझसे पूछा तो मेरी जहन में राहुल यादव का नाम आया, सो मैंने बोल दिया। लेकिन आपने राहुल केंद्रे का नाम नहीं बोला। अरे मैं सोच ही नहीं सकती थी कि राहुल केंद्र निखिल के साथ ऐसा कुछ करेगा। और रही बात ये राजू वाली कि निखिल ने राहुल कहा या राजू, मुझे नहीं मालूम आपके कान किसने भरे, लेकिन मेरे कान कच्चे नहीं हैं। निखिल ने राहुल ही बोला था। अब ये राहुल केंद्रे है या राहुल यादव है, ये मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आपको लगता है कि राहुल का नाम मैंने भाऊजी को बचाने के लिए लिया है और मेरे और भाऊजी के बीच में कुछ चल रहा है और इसके चलते हमने ये घिनौनी हरकत की है, तो माफ कीजिएगा, बहुत वक्त है आपके पास जाया करने के लिए। और शायद आप लोग असली कातलों को पकड़ना ही नहीं चाहते और हम सबको बकरा बना रहे। और कुछ हेमांगी जी? और कुछ तो बचा ही नहीं सर, बस आप असली कातलों को पकड़ लीजिए ताकि ये ना जानने का जो टॉर्चर है वो खत्म हो, बेवजह की शक बंद हो। अब तेरे पास केवल एक ही चारा है राहुल यादव। अपने 2 साथीदारों का नाम बता दे, पैसा और लैपटॉप कहाँ है वो बता दे, और ये बता निखिल सानप को मारने का असली कारण क्या था। कोई कारण ही नहीं है मेरे पास, ना असली ना नकली। आप मेरे दोस्त अनिल से क्वेश्चन ही कर चुके हैं। उसने आपको बताया कि हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, फिर बार बार ये सवाल क्यों? आखिर आप चाहते क्या है? राहुल तीसरे का नाम बोल। बहुत हो गया साहब, पहले आप 2 हफ्तों से मुझे यहाँ पर सड़ा रहे हैं। मैं आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, निखिल को मैंने नहीं मारा है। जब अपने ही लोग पीठ में छुरा भोंकने वाले तो बाहर के दुश्मनों की क्या जरूरत है? हेमांगी बहनी, ये सब ना आपका किया करा है, समझ लेना। हम लोगों को बुद्धू मत समझना। सबको ये बात पता है कि निखिल दादा को आपने मरवा कर मेरे पति को फंसाने का प्लान किया है। मधु, ये क्या बोल रही है तू? मैं पहले बता चुकी हूँ। मैंने पुलिस को सिर्फ इतना बोला था कि निखिल ने राहुल बोला है, ये कभी नहीं बोला था कि आप लोग राहुल केंद्रेला पकड़ा। तुम्हारे राहुल को फंसाकर क्या मिलेगा हमें? तुम्हें क्या मिलेगा तुम ही बताओ ना। ये सब तुम लोगों का क्या कराया है? मेरा बेटा सच कह रहा था, निखिल ने राहुल नहीं राजू कहा होगा। और राजू कौन है ये तुम लोग अच्छे से जानते हो। ये बात राहुल ने कही थी पुलिस को? राहुल ने सच बोला ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजू बाबू को बचाने के लिए अब एक नहीं 2 राहुल के नाम बता रहे हो? क्या चला तुम दोनों के बीच में? मधु बस, सुशीला लगाम दे अपनी बहू को। ओ मावशी, तुम्हाला ना मैं लिहून देते, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गंद मची है, इसलिए निखिल दादा को रास्ते से हटा दिया। सर, हेमांगी ने निखिल से कंफर्म तो किया था कि वो इसी रूट से घर जाएगा या नहीं, और हमलावर घात लगाकर बैठे थे। अभी के लिए हम हमारे सारे एंगल एक साइड करते हैं। विसर्जन के 10वें दिन के पहले, विसर्जन के 7वें और 5वें दिन निखिल ने यही रूट लिया था घर पहुंचने के लिए। क्या कहना है? विसर्जन के 5वें और 7वें दिन पर भी वो उसी रूट से घर आए थे। अभी के लिए हेमांगी और राजीव के एंगल को एक साइड पार्क कर समझो, अटैक किसी अज्ञात गैंग ने किया हो। अभी रैंडम अटैक नहीं हो सकता। ए, इस गैंग को पहले से मालूम था कि निखिल के पास इतना हार्ड कैश है। बी, गैंग ने निखिल के मूवमेंट की बारीकी से स्टडी की।
शायद विसर्जन के 7वें और 5वें दिन। 3 लोग कत्ल की दोपहर को ऑफिस आए जरूर थे। निखिल के ऑफिस में चाय और नाश्ता किया था। जी जमीन, ये वही 3 थे। अब पॉइंट सी ये है कि ये तीनों हत्यारे निखिल के साथ पहले से परिचित थे। आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए ऐसा कुछ खास है नहीं सर, क्योंकि हम लोग अभी तक इन तीनों की आइडेंटिटी को भी ट्रेस नहीं कर पाए। 3 प्लेट समोसे और 3 चाय भिजवा दे जल्दी। 3 प्लेट समोसा, 3 चाय, सब कुछ स्पेशल। निखिल के रूट की स्टडी की शुरुआत यहीं से की गई होगी। शाम के इसी वक्त उसका क्लोजिंग टाइम होता था। शायद वो तीनों पहले से मोरी चौक पे मौजूद नहीं होंगे, यहीं से पीछा करते हुए गए होंगे। चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि हिमांगी जो कह रही है सही कह रही है कि निखिल ने राहुल कहा और 3 उंगलियां उठाई, तो क्या राहुल यादव ने निखिल पर अटैक किया? पॉसिबल है सर। निखिल ने राहुल यादव को अटैकर्स में पहचान लिया होगा, या फिर ये राहुल अटैकर्स में नहीं था पर उनके साथ कनेक्टेड था। मतलब सर उसने 3 हमलावरों को इस चाय नाश्ते की दुकान में देखा हो जो राहुल यादव की है। या शायद वो तीनों राहुल यादव की दुकान में काम करते होंगे। एक फोन का तो इतना मुश्किल से जुगाड़ हुआ है, 2 फोन का औकात कहाँ है साहब? उस शाम निखिल को ऑफिस से जाते देखा था तूने? हाँ देखे थे ना साहब, आपको बताए भी थे। तो फिर तूने उसके पीछे अपने 3 आदमी भेज दिए? हमने किसी को नहीं भेजा निखिल भैया के पीछे। और आप हमसे ऐसा काहे पूछ रहे हैं? प्रवीण के पिछले 1 महीने के एक कॉल को स्कैन करो, जरा सा भी शक हो तो उसे फॉलो करो। किसी से बात करनी पड़े, किसी को उठाना पड़े, सीधे ले आओ मेरे पास। सब छठा हुआ सुपारी वाला होता तो ठोक देता, या फिर तलवारी और रामपुरी से काम कर देता। ये लकड़ी से वार और फिर वो निखिल का बचना। प्रोफेशनल लोग नहीं हो सकते। 2 सिक्के हो सकते हैं, या फिर कोई सुपारी वाला भी हो सकता है जिसने ये दिखाने की कोशिश की हो कि ये सुपारी नहीं थी। साहब मुझे तो लगता है घर की मुर्गी घर ही पर हलाल की गई। अटैकर जरूर थे, लेकिन सर हमें अभी तक ये नहीं पता कि उनका कोई मास्टरमाइंड था भी या नहीं। राजीव सानप का एंगल सबसे मुमकिन लगता है, पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सारे एंगल एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, कोई बाहर को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो फिर कोई रास्ता ही नहीं बन रहा है। लेकिन अटैक तो हुआ है सर, और इस तरह के अटैक में आपस में फोन कम्युनिकेशन तो जरूर हुआ होगा। एक रास्ता है सर, थोड़ा मुश्किलात भरा है, लंबा है। इस वक्त एक पगडंडी, एक खुली खिड़की, छत में एक छोटा सा छेद भी मोर देन वेलकम है। देशमुख बोला, क्या रास्ता सोच रहे हो? सर मर्डर वाले दिन का उस सारे रूट का डम डेटा निकलवाते हैं। सुरबाड़ा नाका जहां निखिल का ऑफिस है, वहां से लेकर मोरी चौक और तीर्थवाड़ी वाला रास्ता जहां निखिल पर अटैक हुआ। 10वें दिन का विसर्जन, हजारों लोगों के फोन ऑन रहे होंगे उस इलाके में, फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। लग जाते हैं। स्मिता, छत में छेद हुआ है, एक सिंगल मैचिंग मिली है शायद। सर 7:16 पे सुरबाड़ नाके से फोन किया गया था। सर 444-567-984, इसकी लोकेशन सुरबाड़ नाका की है जहां निखिल सानप का ऑफिस है। 444-567-984। 984।
सर 444567984 इसी नंबर से 444989098 पे 7:16 को कॉल किया गया सर, जो कि मोरी चौक में मौजूद था। 444989098 098 7:16 इस नंबर की लोकेशन 7:28 पर सुरबाड़ नाका से निकलकर मौरी चौक पहुंचती है और इस नंबर से मिलती है। सर निखिल के इंस्ट्रूमेंट लोकेशन ट्रैकिंग के लॉग में उसकी लोकेशन 7:23 पर मोरी चौक पर थी। मतलब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अटैकर का ये नंबर निखिल के मौरी चौक पहुंचने के 5 मिनट बाद पहुंचा होगा, जहां पर यह नंबर पहले से मौजूद था। सर ट्रैकिंग चार्ट शो करता है कि ये तीनों नंबर, निखिल का नंबर और ये दोनों अज्ञात नंबर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मोरी चौक से तीर्थवाड़ी की तरफ। मौरी चौक इलाके में उस वक्त 2103 सिम कार्ड एक्टिव थे और उसमें से इस वक्त हमारे पास ये 2 हैं जो हमारे रडार पर है। सर इन दोनों नंबर की डिटेल्स की रिक्वेस्ट डाल दी गई है। सुरबाड़ नाका पर जो ये नंबर था 444567984 ये किसी अमोल खेड़ेकर के नाम पर है और मोरी चौक पर जो नंबर था 444989098 ये किसी तुषार पालवे के नाम पर है। अमोल खेड़ेकर वाला नंबर 7:28 पर तुषार पालवे वाले नंबर को ज्वाइन करता है। सर ये दोनों आपस में रेगुलरली टच में रहे हैं, इसके सबूत इनके कॉल रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। और ये किसी राकेश निगम के कॉल रिकॉर्ड से सर। राकेश निगम, तीसरी उंगली हो सकता है सर, ये रेगुलरली तुषार के कॉल रिकॉर्ड्स में दिखता है। और सर यही नंबर 444521322 अमोल के कॉल रिकॉर्ड्स में भी फ्लैश होता है, इसका मतलब दोनों के बीच में कॉमन है। 444521322 अमोल खेड़ेकर, तुषार पालवे और राकेश निगम, इन तीनों का एड्रेस भी हमारे पास और फर्जी भी नहीं है। इन तीनों नंबर्स की एक एक डिटेल निकालो और इन तीनों नंबर्स को हिमांगी, राजीव और दोनों राहुल, प्रवीण, इनके नंबर्स के साथ स्कैनिंग करते हैं और ऑफ कोर्स निखिल के नंबर के साथ, और अगर जरूरत पड़े तो पूरे 1 साल की डिटेल्स निकालो। महादेव जी, ये जो फ्लैट है ना आपका, एकदम ड्रीम फ्लैट है, आपको देखते ही पसंद आ जाएगा। आइए। देख मधु, पहले ही मेरा दिमाग सटका हुआ है, अब तू भी मुझ पे शक करेगी ना तो मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। हमारे कंट्रोल का भी तो सोचो, हम पे क्या बीत रही है। राहुल, पुलिस वाले आपको क्यों छोड़ नहीं देते? देख, मेरे जले पे ना तू चाट मसाला मत छिड़क। अब यही दिन बाकी रह गया था कि अपने ही घर वाले मुझ पे शक करेंगे। आपको हमारे रूल्स पता है ना, ठीक है? जहां पे क्रॉस किया वहां पे साइन कर दीजिए। सर, हिमांगी, राजीव, राहुल यादव, राहुल केंद्रे या प्रवीण, इनमें से किसी के भी रिकॉर्ड्स में अमोल खेड़ेकर, तुषार पालवे या राकेश निगम, इनमें से किसी के भी साथ कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। और इन तीनों की बैकग्राउंड रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। जी सर। चलो इन तीनों की पूरी डिटेल रिपोर्ट आने देते हैं, फिर देखते हैं निखिल सानप मर्डर केस में इन तीनों का क्या कनेक्शन बनता है या फिर नहीं बनता है। सब नंबर 1 कनेक्शन अमोल खेड़ेकर, डीटीपी की दुकान में काम करता है। सब नंबर 2 कनेक्शन राकेश निगम, स्टेट एजेंट के पास काम करता है, लोगों को घर वर दिखाता है। लेकिन ये राकेश निगम तो तीसरा है ना, बीच का दूसरा कहाँ गया? तुषार पालवे। ये तुषार पालवे ही आपकी केस क्लोज करेगा सर जी, यही मेन मुद्दा है आपका। हिस्ट्री शीटर है, डोंबिवली की रायपाड़ा में इसने धूम मचा के रखी है। हिस्ट्री शीटर? डोंबिवली थाने में हिस्ट्री है इसकी। बड़े साहब, आप उनको एक पंटर बोला, हाल ही में ये तुषार बहुत शाइनिंग मार रहा है। शाइनिंग म्हणजे? जब किसी की जेब भरी हो वो शाइनिंग मारता है, दिखावा। ये तुषार क्या दिखावा कर रहा है? उसके बेटे का नाम सनी है, तो उसने है ना सनी के नाम का स्टिकर बनवाकर अपनी नई बाइक पर चिपका दिया। कब खरीदा उसने ये बाइक? एक 20 दिन हो गए होंगे। 20 दिन पहले, मतलब निखिल पर जब ये हमला हुआ लगभग उसके 1 हफ्ते बाद। साहब, ये आपकी तीसरी उंगली राकेश निगम, इसके पास भी नया बाइक आया है, चकाचक बाइक, और वो भी सेम टाइम पे। ये अमोल खेड़ेकर ने भी नया बाइक खरीदा है क्या? नहीं, और ना ही उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा खर्चा सामने आया। लेकिन वो हिस्ट्री वाला है ना, तुषार पालवे। हाँ वही, उसके ऊपर तो बहुत कर्जा था, लेकिन उसने एक ही शॉट में पूरा कर्जा चुकता कर दिया। पूरा? हाँ। क्या प्रॉब्लम क्या है तेरे को? मतलब वो राकेश पालवे के बारे में कुछ ज्यादा ही पूछ रहा है तू, क्या हुआ? नहीं वो आपने उसको लोन दिलवाया था ना, तो मेरे को भी मांगता है लोन। तेरे को
हाँ उसने सोना रखा था, तू क्या रखेगा? क्या है क्या तेरे पास? मिलिंद भाऊ, सोना होना नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर ऐसे ही मिल सकता है तो मतलब भरोसे पे। भरोसा रद्दी के भाव में भी नहीं बिकता आजकल। और जिस कंपनी से मैंने तुषार को लोन दिलवाया ना, वो सोने के अलावा कुछ लेते भी नहीं है भाई। सोना दे दो, रोकड़ा लेके जाओ, रोकड़ा लेके आओ, सोना छुड़ा के लेके जाओ। मतलब तुषार ने पूरा पैसा लौटा कर सोना वापस ले लिया? कुछ 15 दिन हुआ होगा। सब पैसा एक फटके में चुकाया, सोना छुड़ा के लेके गया वो। तुषार पालवे, राकेश निकम नई बाइक्स खरीदते हैं। तुषार पालवे इस लूट का हिस्ट्री शीटर, अपना लोन चुकता करता है और अपना सोना छुड़वाता है। और ये सब हुआ निखिल पर अटैक करने के बाद, उससे 5 लाख रुपए लूटने के बाद। निखिल ने भी 3 उंगलियों का इशारा किया। साहब, अरे साहब चार्ज तेरे संगा ना साहब। बाइक तबे मेले पाटिल। अरे बाइक अभी क्या किया तूने तुषार? अरे कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं होगा साहब। अरे साहब बाइक तो मेरी अपनी है, मैंने खुद खरीदी है रोकड़ा देकर साहब। रोकड़ा आया कहां से तेरे पास? डालो इसे अंदर। अरे साहब मेरी बात तो सुनो साहब। मैडम कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? कहाँ ले जा रही है आप? तुझसे अकेले में बात करनी है राकेश निकम। क्या बात? 5 लाख की। 5 लाख? सब कसले 5 लाख? मेरे पास कुछ भी नहीं है साहब। अरे पूरा 5 नहीं तो कुछ तो आया होगा तेरे पास। चल बैठ अंदर। देखो भाई लोग, टेंशन नहीं लेने का, हम लोग सेफ है। हम तक पुलिस इस जन्म में तो आने से रही, तो नॉर्मल रहने का। उस दिन मैं मोरी चौक पे क्या कर रहा था, मतलब मुझे कुछ याद नहीं है साहब। कुछ काम होगा मेरा। काम ही था निखिल सानप को मारने का काम। कौन निखिल सानप? नई बाइक? हाँ तो खरीदी ना सर मैंने नई बाइक। उसमें क्या? उसमें जो तूने डाउन पेमेंट फुल कैश में किया है, उतना कैश आया कहाँ से तेरे पास? क्या साहब कमाल करते आप भी। करोड़ों की थोड़ी ना बाइक है, धीरे धीरे करके मैंने पैसे जमा के रखे थे। तो निखिल के मर्डर से कितना कमीशन कमाया तूने? मैंने आपको पहले ही बोला है, मैं किसी निखिल विखिल को नहीं जानता। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये निखिल सनप है कौन। और तुषार पालवे, राकेश निकम, इनको भी नहीं जानता तू? ये दोनों मेरे दोस्त हैं। गणपति विसर्जन के 10वें दिन तू इन दोनों के साथ शाम 7:30 बजे मोरी चौक पर क्या कर रहा था? उसके पहले तू सुरबाड़ नाके पर था, निखिल सानप के ऑफिस के बाहर। ये बात मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, तुषार और राकेश ने मुझे बताया। सब उगल दिया उन लोगों ने। राकेश तो यहाँ तक कह रहा था कि ये सारा तेरा प्लान है, तूने वो लकड़े का इंतजाम किया और तूने निखिल का सर फोड़ा। क्या? हाँ, वो तो ये भी बोला कि ये सब तुमने 5 लाख रुपए के लिए किया जो निखिल सानप से लूटे। अमोल, तेरा गेम खत्म। इधर देख, निखिल सानप को क्यों मारा? 5 लाख रुपए के लिए। 5 लाख? हाँ 5 लाख। तुषार ने हमें ऐसा बताया। क्या? यही कि बैग से तुझे 5 लाख रुपए मिले, ऐसा तूने तुषार को बताया। पर साहब तुम तीनों ने जो झूठ वूठ बोलने की प्लानिंग की थी ना, वो सब चौपट हो गई। गद्दारी थोक के हिसाब से शुरू हुई है। तुषार कह रहा है कि तूने लकड़े से वार किया और अमोल कह रहा है कि तुषार ने निखिल को मारा। अब तू या तो एक और झूठ बोल दे या चुपचाप सच बोल। टाइम और ठुकाई दोनों बचेंगे। ठुकाई आप लोग किस लिए करते हो साहब? कुछ निकलवाने के लिए ना। लेकिन मैंने तो ये नाम निखिल सानप या जो भी है आज फर्स्ट टाइम सुना है साहब। तो क्या उगलेगा मेरे अंदर से? सिर्फ खून, जो आप लोगों को कोर्ट में भारी पड़ सकता है साहब। पुलिस को कोर्ट की धमकी देकर एक हिस्ट्री शीटर होने की इज्जत रख ली तूने। वैसे तो कोर्ट यहाँ से 1 ही किलोमीटर दूर है, पर तुझसे ना कई मीलों दूर है। ये लॉकअप हमारा बहुत बड़ा है, जहाँ तेरे दोनों साथी अमोल और राकेश पूरी तरह से फड़फड़ा रहे हैं इस वक्त। 2-4 थप्पड़ों में ही रो दिया साले। तेरी पूरी हिस्ट्री बताई, ये भी बताया कि तेरी पुरानी बाइक का इस्तेमाल किया गया था। तीनों कई बार आते चाय पीने के लिए। 2-3 हफ्तों से लगभग वो रोज आते थे, चाय पीते थे, नाश्ता करते थे और फिर चले जाते थे। इसीलिए हम उन्हें जानते हैं साहब। देख प्रवीण, दिमाग पर अच्छे से जोर डालकर हमें बता, ये लोग जिस दिन निखिल पर अटैक हुआ उस दिन भी आए थे चाय पीने? हाँ साहब, वो आए थे, वो वहीं बैठे थे साहब, मुझे याद है। अरे राहुल,
3 प्लेट समोसे और ये 3 चाय भिजवा दे जल्दी, स्पेशल। 2 मिनट दीजिए भाई। अरे परवीन। हाँ भैया। निखिल भैया का ऑर्डर है, 3 प्लेट समोसा 3 चाय, सब कुछ स्पेशल, जल्दी। हाँ भैया। और सुन, ये पार्सल भेज। रंजीत 3 नंबर पे पानी दे। अरे सुन, 3 समोसे और 3 चाय मलाई मार कर इसे पार्सल कर दे, ठीक है? और ये बात उस दिन दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास की हो? हाँ साहब, लगभग उतना ही बज रहा था। इसका मतलब सर निखिल ने राहुल का नाम और 3 उंगलियों का इशारा ऐसी बात की तरफ किया होगा। शायद वो ये कहना चाहता था कि राहुल यादव के रेस्टोरेंट में बैठे थे ये तीनों, या फिर 3 उंगलियों का इशारा 3 बजे के लिए होगा। निखिल ने उन तीनों को पहचान लिया होगा अटैक के टाइम, और ये कहना चाह रहा होगा कि ये तीनों 3 बजे राहुल यादव के रेस्टोरेंट में बैठे थे। 3 प्लेट समोसे और ये 3 चाय भिजवा दे जल्दी, स्पेशल। अरे परवीन, निखिल भैया का ऑर्डर है, 3 प्लेट समोसा 3 चाय, जल्दी स्पेशल, जल्दी जल्दी। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि निखिल ने उन्हें देखा या नहीं देखा चाय पीते, लेकिन इतना जरूर है सर, इस राहुल यादव की दुकान और इन तीनों के बीच के कनेक्शन को निखिल ने हाईलाइट जरूर किया, जितना हो सके उतना। हमारे हाथ में अब 3 सस्पेक्ट जो 100% हमला कर। अब हमें उन तीनों से ये गुलाना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और मास्टरमाइंड कौन है इस साजिश का। साहब वो अमोल खेड़ेकर, पतलून गीली कर दी उसने, बोल रहा है सब कुछ बोलने के लिए तैयार। स्टोर रूम से दूसरी पतलून दोस्त साला तैयार करो, कबूल में। साहब वो 5 लाख नहीं थे। ज्यादा थे? नहीं साहब, कम थे, 3 लाख थे साहब। 3 का तीनों में बंटवारा, सबका 1-1 लाख। बंटवारा कहाँ किया? अटैक के बाद तुषार पैसों और लैपटॉप की बैग लेके अपने घर चला गया। उसी रात 11 बजे उसने हमें अपने घर बुलाया। ये जितना भी माल है पूरा आपस में बराबर बांट लेते। पैसे तो बाई चांस मिले होंगे, पर मार डालने की असली वजह क्या थी? सुपारी दी थी किसने? तुम तीनों में से दुश्मनी थी उसके साथ किसी की, या फिर कोई लड़की वड़की का चक्कर था? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, हम सिर्फ उसको लूटने गए थे, मर्डर वर्डर का कोई इरादा नहीं था साहब। तो 2 हफ्तों से तुम तीनों राहुल यादव की दुकान पर बैठकर निखिल सानप की फील्डिंग कर रहे थे? हाँ साहब, हम उसका पीछा ही कर रहे थे। हमने देखा 5वें और 7वें दिन उसने मोरी चौक का रास्ता लिया। फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि 10वें दिन भी ये उसी रास्ते से जाएगा। उसके दुकान में 3 लोग हैं, पैसे दे रहे हैं। आज कर डालते हैं, क्या बोलते हैं? आज चक्कर पड़ा में सॉलिड बीड होगा। उसने 5वें और 7वें दिन उसने मोरू चौक का रास्ता पकड़ा था, और शायद आज उसी रास्ते से जाएगा वो। एक काम करते हैं, मैं और राकेश पहले से मोरी चौक पर रेडी रहेंगे। अमल तो यही फिर, और जैसे ही अपना हीरो दुकान से निकलेगा हम लोगों को फ़ोन देना, फिर तीनों मिलके उसको हल्का कर देते। तगड़ा माल लग जाएगा हाथ। निकल गए रे हीरो। पैसे लूटे तुम लोगों ने, लेकिन मर्डर कौन करवाना चाहता था? तुषार ने मुझे बुलाया फ़ोन करके, बोला पैसा है करके, पर साहब मुझे इतना ही मालूम था कि लूटने का प्लान है, पर मर्डर वर्डर का कोई प्लान है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था साहब, सच बोल रहा हूँ। पर जिस दिन मैंने और राकेश ने अखबार में पढ़ा कि निखिल सानपची हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाली, आई शपथ साहब, हम दोनों की साहब। देखो भाई लोग, टेंशन नहीं लेने का, हम लोग सेफ हैं। हम तक पुलिस इस जन्म में तो आने से रही, तो नॉर्मल रहने का। मर गया वो निखिल सानप, हम सब भी एक दिन मर जाएंगे, तो क्या करें? टाइम टाइम की बात है। अरे पर उसकी मौत हमारे सर पे आएगी ना, तब क्या करने का? कुछ नहीं करेंगे। पहली बात तो ये मर्डर है ही नहीं, और दूसरी बात हमारा नाम आने का चांस ही नहीं। देख राकेश, अमोल कोर्ट में अपना जुर्म कबूल करने और तुम दोनों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गया। मर्डर और जो कैश तुम लोगों ने लूटा वो कोर्ट में हमारी तरफ से इसका गवाह होगा। सिर्फ लूट? क्योंकि मारने वारने का तो हमारा प्लान ही नहीं था। मारने वारने का प्लान नहीं होता ना तो उसे मारते ही नहीं। सर पे भारी लकड़े से कई बार मजबूती के साथ सिर्फ मारने के लिए हो सकते हैं, सिर्फ मर्डर करने के लिए। सर वो बैग छोड़ ही नहीं रहा था, इसीलिए कई बार करने पड़े। तुम 3 लोग मिलके बैग नहीं छुड़ा पा रहे थे, किसको बचाने की कोशिश कर रहा है? सीधे सीधे बोल कि कौन चाहता था कि निखिल सानप मर जाए। यार सोना ही तो गिरवी रखा है ना, छुड़ा लेगा जल्दी। कैसे छुड़वाऊंगा यार, एक तो ब्याज पे ब्याज चढ़ रहा है, ऊपर से बच्चा हुआ तो
काफ़ी टाइम से बड़ा हाथ भी नहीं मारा। मेरे पैसे के सॉलिड वांदे चल रहे यार। अब मेरा ही देखना, इतने सालों से दलाली कर रहा हूँ सेठ के पास, चिंदी जैसे कमीशन देता है मेरे को। दिन रात यही सोचते रहता हूँ कब खुद की स्टेट एजेंसी खुलेगी। अच्छा सुन, तू ये बड़ा हाथ बोलता है, वो कितना बड़ा होता है? ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता रे, हाथ मारने के बाद पता चलता है क्या लगा हाथ को। एक आदमी है, पैसे ट्रांसफर का काम करता है। मैंने खुद अपने सेठ के पैसे 3-4 बार ट्रांसफर करवाया। कौन है? निखिल सानप नाम है, यही सुरबाड़ नाके पे ऑफिस है उसका। दुकान लूटनी है? अरे नहीं, बहुत भरी हुई जगह है वो। तो फिर? पिछले हफ्ते शाम 6 के आसपास मैं मेरे सेठ के 25,000 जमा करने गया था। वो रोकड़ा उसने अपने बैग में रखा और उस बैग में बहुत सारा रोकड़ा था, कम से कम लाखों तो होंगे। वो अपनी बैग साथ में लेकर दुकान बंद करके स्कूटर पे चला गया। तुषार ने कहा और एक आदमी लगेगा, तो हमने अमोल को लाया। सर हम तीनों ने मिलकर पूरी प्लानिंग की थी, मगर वो प्लानिंग में एक बार भी जान से मारने का जिक्र विक्र भी नहीं हुआ था। तो तुम लोगों को पहले से पता था कि बैग में 5 लाख रुपए होंगे? लाखों होंगे पता था, लेकिन कितने वो नहीं था। सर वो बैग में 5 नहीं 4 लाख थे। तू बोल रहा है 4 लाख थे, अमोल बोल रहा है 3 लाख थे। ये क्या प्लानिंग हुई? ये अमोल किधर रह गया? वो आ जाएगा, तू बैठ। अरे रुक, वो अमोल को तो आने दे। इसमें 4 पेटी है और हम लोग 3। हाँ तो 1,33,333 सब में बटेगा। या 1-1 लाख तीनों में और तुझ में और मुझ में 50-50 एक्स्ट्रा। पर वो अमोल क्यों मानेगा यार? येड़ा है क्या तू? उसको कौन बताएगा? बोल देंगे बैग में 3 ही थे। सुन, तेरा और मेरा आइडिया था, पूरा काम हम दोनों ने किया। उसको 1 दे रहे, वही बहुत बड़ी बात है। तुम लोगों ने सिर्फ लूटने के चक्कर में एक बेकसूर आदमी को जान से मार डाला और फिर आपस में भी गद्दारी की, लूट के पैसों को लेकर। साहब अब हम तुझसे कुछ पूछेंगे नहीं, बस कोर्ट में ये अर्जी देनी है कि तेरी जमानत ना हो। साहब उसका मरने का एक्सीडेंट था साहब, उसको मारने का इरादा नहीं था हमारा कुछ। साहब वो मर्डर की जगह एक्सीडेंट का केस बनवा दो ना। तुझे लॉकअप में कूटा और तू मर गया तो वो भी एक्सीडेंट ही होगा। अच्छा चल एक बात बता, अमोल को उस बैग में 3 लाख दिखे, राकेश को 4 लाख। अब तू हमें ये बता तुषार पालवे, एक्चुअली उस बैग में कितने लाख थे? 5 लाख थे साहब। तो 1 लाख रुपए तूने अपने लिए पहले से ही निकाल के रख लिए थे? हाँ। और निखिल का लैपटॉप बेचा क्या? पैसों वाला खाली बैग उन्होंने चला दिया और लैपटॉप तोड़ दिया। मतलब सर ऐसे ही बस लूटने के लिए उन्होंने अटैक किया? जी, लेकिन निशाना बनाकर, पूरी प्लानिंग के साथ। निखिल ने जो कहा राहुल और 3 उंगलियों का इशारा किया वो बिल्कुल सही था। शायद निखिल के कहने का मतलब था कि राहुल यादव की दुकान पर बैठे 3 लोगों ने उस पर अटैक किया। हालांकि ये बात कभी 100% कंफर्म नहीं हो पाएगी। हो सकता है निखिल ने उन्हें कई बार वहां बैठे देखा हो, जहां पर बैठकर वो निखिल पर नजर रख रहे थे। तुम जा सकते हो राहुल। ये मुंह लेकर कहाँ जाऊं? कहाँ जाकर चुप? सिर्फ राहुल नाम के कारण इतने हफ्ते मुझे अंदर रख दिया। इज्जत का तो पूरा फालूदा हो गया, मोहल्ले में, बिरादरी में, फैक्ट्री में। अब ये सब कौन भर के देगा मुझे? हालात ही कुछ ऐसे थे, राहुल नाम आया था, निखिल के साथ तुम्हारी अनबन थी। अब आप 2-3 दिन हमारे रेस्टोरेंट में आके बैठो, देखो कस्टमर लोग कैसे चीर फाड़ करते हैं हमारा। यहाँ से लेके यूपी में है, हमारे गांव तक यही बात फैली होगी कि आग के बिना धुआं नहीं होता। जरूर राहुल यादव का इसमें हाथ रहा होगा। हमें खेद है कि 3 असली मुजरिमों तक पहुंचने में 2 निर्दोष लोगों को शक के दायरे में रहते हुए काफी कुछ सहना पड़ा। केस क्रैक करने में 2 मासूम लोगों और उनकी फैमिलीज को काफी तकलीफें सहनी पड़ी। सर एक सवाल बार बार उठ रहा है, जिस इन्वेस्टिगेशन टेक्निक से आपने ये केस क्रैक किया, वही टेक्निक अगर इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ही अपनाई गई होती तो क्या इन मासूमों की तकलीफ अवॉइड की जा सकती थी? और ये
अनकनेक्टेड रैंडम से मर्डर्स लूट के लिए या किसी और चीज के लिए हमेशा एक चक्रव्यूह की तरह होते हैं। मिसलीड्स पर मिसलीड्स का सामना करना पड़ता है। होते हैं मिसलीड्स, क्योंकि नेचुरल तौर पर शक सबसे पहले किस पर जाता है? उस पर जिसे विक्टिम की मौत से फायदा हो सके। वो सस्पेक्ट फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट बन जाता है। और रही बात तुम्हारे सवाल की कि हमने वो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं अपनाई जिससे केस क्रैक हुआ था, तो उसके जवाब में मैं यही कहूंगा कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर ये पहले से तय नहीं कर सकता या सोच सकता कि वो टेक्निक जो यूज कर रहा है वो फेल होगी। इन्वेस्टिगेशन के रास्ते पर जब डेड एंड आता है तब हम रास्ता बदलते हैं। हम ये पहले से गैस नहीं कर सकते कि उस रास्ते पर कोई डेड एंड मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा होता है। आप स्टेप बाय स्टेप, पड़ाव दर पड़ाव उस पर जाते हैं, पर किसी भी स्टेप पर यह इरादा आपका कभी नहीं होता कि किसी इनोसेंट को कोई तकलीफ पहुंचे। आखिरकार हम मासूमों की सुरक्षा के लिए, पर इंसान है, काम ही कुछ ऐसा है, मिस्टेक्स होती हैं, पर हर वक्त हमें उसका खेद होता है। ऑलवेज।